वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 7 अप्रैल 2022 और 7 अप्रैल 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों की जानकारी विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ध्यान दीजिएगा, इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा जो खास करके बिहार में आयोजित होंगी ऐसे परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। डेली बेसिस पर यहाँ पर आप करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पर चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन से जिले का सदर अस्पताल बिहार का नंबर 1 अस्पताल बना है। इस प्रश्न से रिलेटेड हमने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी थी और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भागलपुर। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना, बिहार के प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो हमारा बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का पीडीएफ है ये लॉन्च हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, आप वहां से इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। वर्ष 2021 के सारे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का संग्रह है। तकरीबन 1000 से अधिक प्रश्न इसमें शामिल है और सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण इसमें है। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपको दोबारा कहीं से भी किसी भी बिहार करंट अफेयर्स की नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ ये नोट्स आपको या फिर कह सकते हैं ये पीडीएफ आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर भी उपलब्ध है। आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों जगहों से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे आगे और आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि चैनल पर हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया गया है। इस वीडियो में हमने विस्तार से ये चर्चा किया कि बीपीएससी द्वारा विगत 5 वर्षों में जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं ये किस सेक्शन से या फिर किस विषय से थे। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में दिया गया है। इस वीडियो का लिंक यहाँ पर आई बटन पर आ रहा है, वहां पर आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर यह भी बताया था ये सारे विषय के नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे। और यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना कि 67वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है। साथ साथ इसका पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। ये 50 प्रैक्टिस सेट का एक सीरीज है। अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन हो पाएगा कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आप कितने प्रिपेयर हैं। और यहाँ पर आपको संपूर्ण कर सकते हैं करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा बीपीएससी के लिए, खास करके बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम के लिए। हालांकि ये बीपीएससी सीडीपीओ के अतिरिक्त बिहार के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। बिहार करंट अफेयर्स के अलावा यहाँ पर बिहार जीके आपको मिलेगा, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट मिलेगा और भी यहाँ पे कई सारे नोट्स है, कई सारे मटेरियल हैं जो कि आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलेगा। तो अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर का लाभ उठाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जो लोग 68वीं के बारे में अभी से सोच रहे हैं तो वो लोग भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 68वीं के लिए ज्वाइन करेंगे तो आपको डबल फायदा होने वाला। जो लोग यहाँ पे 67वीं के लिए ज्वाइन किए थे तो 67वीं का मटेरियल आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप 68वीं के लिए ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी ऐसा वक्त है, ऐसा समय है जो कि आपको दोनों का मतलब यहाँ पे आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि 67वीं का ये अब समाप्त ही हो जाएगा एग्जाम के बाद। तो 68वीं के लिए जब ये कोर्स अपडेट होगा तो वो भी फायदा यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो डबल फायदा यहाँ पर, डबल बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा बेनिफिट यहाँ पर यह है कि यहाँ पर अभी कोर्स का जो फी है ये बहुत कम कर दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको ध्यान रखना, आप बहुत कम कीमत पर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये तमाम चीजों की जानकारी यहाँ पे हमने दिया। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो ऑफिशियल जो बीपीएससी मेकर का इंस्टाग्राम अकाउंट है आप वहां पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर बीपीएससी मेकर 2018@gmail.com पे हम पे संपर्क कर सकते हैं। तो जल्दी से बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसे ज्वाइन कर लीजिए। लगभग 17,000 से अधिक मेंबर अभी तक हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहां पर चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी अर्थात CMIE की बेरोजगारी दर 2022 से रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 14.4% बेरोजगारी दर यहाँ पर दर्ज की गई है। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी अर्थात CMIE की तरफ से बेरोजगारी रिपोर्ट जारी की गई। और यहां पर आपको यह ध्यान रखना है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की तरफ से जारी आंकड़े के अनुसार बिहार में दिसंबर 2021 के महीने में बेरोजगारी का आंकड़ा 16% पहुंच गया था, लेकिन अब यह घटकर फरवरी में 14% और मार्च में 14.4% हो गया है। जो नवीनतम डेटा अभी हाल ही में CMIE की तरफ से जारी किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, मार्च के आधार पर यह डेटा जारी किया गया, जहां पर आपको ध्यान रखना बिहार में बेरोजगारी दर है 14.4%। वहीं पे अगले पॉइंट की यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान और जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर 25% दर्ज की गई है। हालांकि सर्वाधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है ये हरियाणा में दर्ज की गई है। हालांकि इसकी जानकारी हम यहाँ पर आगे देखने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि हाल ही में बिहार की कौन सी शिल्प संस्थान हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ एग्रीमेंट कर रही है। यह भी हाल ही में शुरू किया गया है और इसका नाम है उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान, जो कि पटना में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दें कि हाल ही में बिहार के उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान ने हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न ई-कॉमर्स कंपनी जैसे कि मीशो, अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि के साथ एग्रीमेंट शुरू किया है या फिर समझौता करना शुरू किया है। अब हस्तशिल्प उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री शुरू की जाएगी ताकि इसकी बिक्री को बढ़ावा मिले। इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए हाल ही में उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान द्वारा यह फैसला किया गया था। उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान की बात करें तो यह पटना में अवस्थित है, जो कि राजधानी पटना है, बिहार की राजधानी पटना है, यहीं पर यह अवस्थित है।
नेक्स्ट चलेंगे हम यहाँ पर तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरे प्रश्न पे भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की। आपको बता दूं ये प्रश्न ये है कि हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। इस मामले में इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। आपको बता दूं कि देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। यहाँ पर इसमें हमारा अगला है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, जो अभी हाल ही में मार्च के आधार पर जारी किया गया था, इस आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ ने मार्च 2022 में, या देखिए ने नहीं बल्कि मई होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में मार्च 2022 में 0.6% की बेरोजगारी दर दर्ज की गई, जो कि अब तक का सबसे कम है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, सबसे कम बेरोजगारी दर जो दर्ज किया गया है, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के आधार पर आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़, जहां पे 0.6% बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। लेकिन वहीं पे हमने कुछ अन्य राज्यों की यहाँ पर चर्चा की है, जो कि आप यहाँ पर विस्तार से देखेंगे। तो आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में है, जहां पर 26.7% बेरोजगारी दर है। राजस्थान और जम्मू कश्मीर में 25%, झारखंड में 14.5%, बिहार में 14.4%, त्रिपुरा में 14.1% और हिमाचल प्रदेश में 12.1% रही है। इस रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर आपको ये सारे आंकड़ों को ध्यान रखना है। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो भी आंकड़े वाले प्रश्न होते हैं ये अपने आप में एक महत्व रखते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। अगर आप नोट नहीं कर सकते, तमाम मटेरियल ये आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल जाएगा। आप वहां पर डेली बेसिस पर ये सारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के चौथे प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जनवरी, फरवरी और मार्च ये तीनों महीने से संबंधित हमने बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का वीडियो चैनल पर अपलोड किया है। ये वन लाइनर फॉर्मेट में अपलोड किया गया, जो कि आपके रिवीजन पर्पज से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इसका विश्लेषण सहित वीडियो आप यहाँ पर डेली बेसिस पर देख चुके हैं, तो रिवीजन पर्पज से ही इस वीडियो को चैनल पर अपलोड किया गया। आप जाकर यहाँ पर देखिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा में, जो खास करके बिहार में आयोजित होंगे 2022 में। नेक्स्ट होगा यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न यहाँ पे चौथा है कि हाल ही में ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस एल्बम को दिया गया। तो इस प्रश्न का यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा VR, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में लास वेगस में MGM ग्रैंड एरिना में 2022 ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन किया गया। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, संगीत के क्षेत्र में ये ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, जिसके साथ यहाँ पे हमने कुछ पुरस्कारों के बारे में विस्तार से लिखा है। यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। तो जॉन बेटिस्ट की VR ने एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। तो यहां से आपको यह ध्यान रखना है, एल्बम ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार जीता गया, जॉन बेटिस्ट की VR ने अभी हाल ही में कह सकते हैं बेस्ट एल्बम या फिर कह सकते हैं एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है यहाँ पर ग्रैमी अवार्ड में। इसी के साथ यहाँ पे कुछ पॉइंट और भी लिखा गया कि ओलिविया रोड्रिगो की सौर ने बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का पुरस्कार, क्रिस स्टेपलटन की स्टार्टिंग ओवर ने बेस्ट कंट्री एल्बम का पुरस्कार और जिसिल के सोनिक की लीव द डोर ओपन ने सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। ये सारे कैटेगरी को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि बिहार या फिर कह सकते हैं बिहार नहीं बल्कि भारत के दृष्टिकोण से ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम का ग्रैमी अवार्ड भारतीय मूल की सिंगर फाल्गुनी शाह ने जीता है। ये आप यहाँ से ध्यान रखें। अगर भारत के दृष्टिकोण से ग्रैमी अवार्ड को हम देखें तो यहाँ पर इससे संबंधित हमने एक पॉइंट ये भी लिख दिया है कि सितार वादक पंडित रविशंकर प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, या फिर कह सकते हैं ये प्रथम ग्रैमी अवार्ड विजेता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, इनका नाम है सितार वादक पंडित रविशंकर। अब यहाँ पे अगला है पांचवा प्रश्न। यह प्रश्न है कि किस भारतीय अमेरिकी गायिका ने ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में और कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम जीता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हालांकि इसकी जानकारी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिया था, तो फाल्गुनी शाह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि भारतीय अमेरिकी गायिका फाल्गुनी शाह, जिन्हें की स्टेज नेम फालू के नाम से जाना जाता है, इन्हें आप यहां पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। तो उन्होंने ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में और कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम जीता है। आप यहां से ध्यान रखिए। और साथ साथ यहां पे हमने आगे लिखा कि साथ ही टोनी बेनेट और लेडी गागा के लव फॉर सेल ने बेस्ट ट्रेडिशनल पॉप वोकल एल्बम का पुरस्कार जीता। ये भी जानकारी ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये कि ओलिविया रोड्रिगो ने ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का पुरस्कार जीता। हालांकि पिछले प्रश्न में भी हमने आपको यहाँ पर विस्तृत जानकारी दिया था। दोनों से यहाँ पे आपको प्रश्न ग्रैमी अवार्ड से संबंधित अगर बनेंगे एग्जाम में तो यहीं से बनेंगे। दोनों की जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला होगा हमारा छठा प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा विक्टर ऑर्बन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में विक्टर ऑर्बन हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चौथी बार नियुक्त हुए हैं। वह 2010 से प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और हालांकि इससे पहले 1998 से 2002 तक वे इस पद पर रहे थे। आपको ध्यान रखना है, हंगरी के बारे में यहाँ पे हमने चर्चा की है। तो हंगरी जो कि एक मध्य यूरोप का देश है और आपको ध्यान रखना यहाँ की जो राजधानी यह है बुडापेस्ट है। अब यहाँ पे हमारा अगला है सातवां प्रश्न। यह प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के स्कूलों में कक्षा 9 से श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, अर्थात ऑप्शन नंबर बी।
आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश ऐसा पहल करने वाला भारत का दूसरा राज्य है। इससे पहले गुजरात सरकार ने इस तरह की पहल को लॉन्च किया था या फिर कह सकते हैं लागू किया था। डिटेल जानकारी हमने यहाँ पर यह लिखा कि हिमाचल प्रदेश में कक्षा 9 से सभी स्कूली छात्रों को श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। इसके तहत हिमाचल प्रदेश से गुजरात के बाद गीता को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने वाला दूसरा राज्य बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, इससे पहले गुजरात में इस तरह का पहल शुरू किया गया था, जिसकी जानकारी हमने यहाँ पर आगे लिखा है। दरअसल मार्च 2022 में गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने घोषणा की थी कि श्रीमद् भगवत गीता कक्षा 6 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होगा। ये आपको यहां से ध्यान रखना। जिसके बाद अभी हाल ही में अप्रैल 2022 में यह घोषणा किया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा, जो कि आपको ध्यान रखना है कक्षा 9 से यहां पर लागू होगा, जबकि गुजरात में कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए लागू किया गया था। अब यहाँ पे अगर बात करें श्रीमद् भगवत गीता की, तो आपको ध्यान रखना, भगवत गीता के लेखक है महर्षि वेद व्यास। और भगवत गीता की यहाँ पे बात करें तो गीता में 18 अध्याय है, जो कि आपको ध्यान रखना है कृष्ण यानी कि श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को ही गीता कहा जाता है, जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा हमारा 8वां प्रश्न। ये 8वां प्रश्न यहाँ पर यह कि हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें नामित किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुलजार अहमद। आपको बता दूं कि हाल ही में पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के बीच राष्ट्रपति द्वारा नेशनल असेंबली को भंग करने के बाद इमरान खान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया है, और जिसके बाद उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद को नामित किया है। तो यहां से आपको ध्यान रखना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अभी प्रधानमंत्री पद से हटाने के बाद या फिर कह सकते हैं इस्तीफे के बाद यहां पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजार अहमद को नामित किया गया है। अगला होगा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा विदेश सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है। आप इस प्रश्न को एक इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रख सकते हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा विनय मोहन क्वात्रा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि हाल ही में नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि अप्रैल 2022 के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह लेंगे। आपको यहां पर ध्यान रखना, वर्तमान में भारत के या फिर कह सकते हैं भारत सरकार के विदेश सचिव जो है ये हर्षवर्धन श्रृंगला है, जो कि अप्रैल 2022 में सेवानिवृत्त होंगे, और सेवानिवृत्ति के बाद विनय मोहन क्वात्रा कह सकते हैं विदेश सचिव नियुक्त होंगे। और जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है विनय मोहन क्वात्रा। अब यहाँ पे देखिए हमने आगे लिखा है मीनाक्षी लेखी के बारे में, ऑप्शन नंबर ए में हमने इसकी चर्चा की है। तो मीनाक्षी लेखी द्वारा हाल ही में टेम्पल 360 वेबसाइट लॉन्च किया गया था। जबकि यहाँ पे अगर बात करें बिहार के मुख्य सचिव की, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। आपको ध्यान रखना, बिहार के मुख्य सचिव वर्तमान में आमिर शुभानी है। ये डिटेल जानकारी हमने आपको कई दफा दिया है। अगला है 10वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीदरलैंड। आपको बता दूं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 अप्रैल 2022 को अपनी 2 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में एम्स्टर्डम नीदरलैंड पहुंचे हैं। एम्स्टर्डम जो है ये नीदरलैंड की राजधानी, और यहीं पे अंतिम चरण में या फिर कह सकते हैं 2 देशों का जो मतलब कह सकते हैं एक 3 दिवसीय यात्रा था, इसी दौरान यहाँ पर ये नीदरलैंड पहुंचे हैं। और 34 वर्षों के बाद भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नीदरलैंड की यह पहली यात्रा है। तो यहां से आपको यह ध्यान रखना, 2 देशों की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वे सबसे पहले तुर्कमेनिस्तान पहुंचे थे, और वे यहां से साथ ही वह स्वतंत्र तुर्कमेनिस्तान की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना वह स्वतंत्र तुर्कमेनिस्तान की या फिर कह सकते हैं स्वतंत्र तुर्कमेनिस्तान की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति हैं। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ नीदरलैंड पर जो हमने लिखा ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 34 वर्षों के बाद पहली बार कह सकते हैं किसी भी भारतीय राष्ट्रपति का ये नीदरलैंड का पहली यात्रा है। नेक्स्ट होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है। तो स्कूल चलो अभियान शुरुआत जो भी हाल ही में किया गया है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ, तो योगी आदित्यनाथ ने राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए 4 अप्रैल 2022 को श्रावस्ती जिले में चलो स्कूल अभियान शुरू किया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी बनता है श्रावस्ती जिले से ही से क्यों शुरू किया गया है। हालांकि सबसे पहले यहाँ पर हम जानते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या है, जो अभी हाल ही में या फिर कह सकते हैं इस अभियान का उद्देश्य क्या है जो अभी हाल ही में शुरू हुआ है। तो इसके तहत अभिकर्ता घर घर दस्तक देंगे और पूछेंगे क्या कोई बच्चा है जो स्कूल जाने से वंचित रह गया है, तो ऐसे में बच्चे को स्कूल पहुंचा जाएगा जो बच्चा स्कूल जाने से वंचित रह जाता है। इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस कदम को उठाया गया या फिर इस अभियान की शुरुआत की गई है। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ऐड किया है। उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है उसकी जानकारी यहाँ पे हमने लिखा है, साथ साथ जो कम साक्षर जिला वो भी हमने यहाँ पे लिखा है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर गाजियाबाद का, जो कि आपको ध्यान रखना 85% यहाँ पर जनता कह सकते हैं साक्षर है, यानी कि 85% लोग जो यहाँ पे साक्षर है। जबकि श्रावस्ती की अगर बात करें तो यहाँ पर महज 49.13% ही कह सकते हैं जिले की साक्षरता दर है, जो कि आपको ध्यान रखना राज्य में किसी जिले का सबसे कम साक्षरता दर है। जिस प्रकार से बिहार का जो साक्षरता दर की अगर बात करें जिलों की श्रेणी में, तो बिहार में पूर्णिया जिला एक
एकमात्र ऐसा जिला है जिसका साक्षरता दर सबसे कम है। वहीं पे उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर है श्रावस्ती जिले का। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर है गाजियाबाद जिले का, जबकि बिहार में सबसे अधिक साक्षरता दर है रोहतास जिले का। तो ये भी चीजें ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर देखिए, इस अभियान की शुरुआत श्रावस्ती से इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं साक्षरता दर बहुत कम है, तो यहीं से इस अभियान को शुरू किया गया। नेक्स्ट होगा हमारा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल अर्थात आरपीएफ ने किस अभियान के तहत कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात ऑपरेशन उपलब्ध। आपको बता दूं कि रेलवे सुरक्षा बल अर्थात आरपीएफ ने कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया है। देखिए यहाँ पे बात यही है आरपीएफ की अर्थात रेलवे सुरक्षा बल की, तो इसकी स्थापना 1959 में हुआ था। अब यहाँ पे देखिए हमने एक पॉइंट लिखा है ऑपरेशन देवी शक्ति ऑप्शन नंबर ए में। तो आपको बता दूं कि पिछले वर्ष 2021 में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चला गया था। इसकी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। अब यहाँ पे देखिए बात है भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे को 18 जोनों में विभक्त किया गया है और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है। इसी के तहत हम लोग चर्चा करेंगे पूर्व मध्य रेल की। हालांकि यहाँ पर हमने आगे चीजों को लिखा कि पूर्व मध्य रेलवे भारत के 18 रेलवे जोनों में से एक है। यानी कहने के तात्पर्य यहाँ पर यह कि भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। और इसके तहत पूर्व मध्य रेलवे की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 8 सितंबर 1996 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है हाजीपुर बिहार में है। और पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत 5 रेल मंडल शामिल है, जिनमें की सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय और धनबाद शामिल है। वर्तमान में अनुपम शर्मा पूर्व मध्य रेलवे के कह सकते हैं महाप्रबंधक है। तो इतनी सारी जानकारी यहां से आपको ध्यान रखना है। अब हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की। और आज के इस वीडियो का हमारा यह प्रश्न है कि हाल ही में 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा शुरू हुई है। इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र से शुरू हुआ है। इस प्रश्न के बारे में डिटेल जानकारी हमने आपको दिया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स का नोट्स यहाँ से जरूर प्राप्त करें और साथ जितनी हमारे मटेरियल है सभी को प्राप्त करने के लिए पीपीएससी मेकर ऐप को जरूर डाउनलोड करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।